हेलो स्टूडेंट, एमवीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसका पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर के उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनाता है, जिससे वह वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण क्या होता है? तो प्रकाश का गुण है, तो पहला गुण है प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार का है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तीसरा गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश चाल सबसे अधिक होता है कितना? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग पूछा जाए तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5 नंबर गुण है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की प्रकृति पूछा जाए तो आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंग। 6 नंबर गुण है कि ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में, और प्रकाश चाल सबसे कम होती है तो ठोस में। प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ठोस में। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होता है। समांतर किरणपुंज, जिसकी सभी किरणें समांतर हो। समांतर किरणपुंज किसको कहते हैं? जिसकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरणपुंज। तीसरा है अपसारी किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज किसे कहा जाता है? जिसकी सभी किरणें, वे किरणपुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। अभिसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है? जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिलता है। वे किरणपुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिलता है उसे कहा जाता है अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। और अभिसारी किरणपुंज किसको कहते हैं? वे किरणपुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। समांतर किरणपुंज वे किरणपुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके पहले की दिशा में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, एक प्रकाश का किरण है, प्रकाश की किरण है, एक वस्तु से टकरा करके यह लौट रही है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश
जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकरा करके पुनः लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। सतह की ओर जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। सतह की ओर जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और सतह से टकरा करके दूर जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है वह पुनः लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण सतह की ओर आती है उसे आपतित किरण, जो किरण सतह से दूर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से दूर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? तो दो नियम होता है। पहला है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि पूछा जाए कि आपतन कोण कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यदि पूछा जाए कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो हम लोग को पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके अनुसार जितना आपतन कोण मान होगा उतना परावर्तन कोण का भी मान हो जाएगा। अगला टॉपिक है दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जब इसको दो भागों में बांट दे तो यह दो प्रकार का बन जाता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा रहता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। चलते हैं आगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह
धसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहा जाता है? यहाँ देखेंगे परावर्तक सतह किसे कहा जाता है? तो दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जिस तरफ हम चेहरा देखते हैं उसे कहा जाता है परावर्तक सतह। जिस तरफ हम लोग चेहरा देखते हैं उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण जो है इस तरह से धसा रहेगा, परावर्तक सतह धसा रहेगा, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, नोट में है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। पूछा जाएगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है? तो अवतल दर्पण में। पूछा जाएगा किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। चलिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? और ये बताए थे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण है जिस तरफ हम लोग चेहरा देखते हैं उधर क्या रहता है? उभरा रहता है। जिधर हम लोग चेहरा देखते हैं उधर क्या रहता है? उभरा रहता है, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल दर्पण किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यह वीडियो जो है 1 होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन पूरा टॉपिक्स में बताएंगे। इसमें जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? तो पीछे बता दिए थे कि जिस दर्पण की वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है। अगला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। इधर कलर किया हुआ रहेगा और इसका परावर्तक सतह जो है कैसा रहता है? समतल होता है, पूरा प्लेन रहता है। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। तो समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होता है? तो पहला है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण की विशेषताएं को लिखें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखें। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, दूसरा होगा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, चलते आगे। चलिए, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में और किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में। क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, इसे हजामती दर्पण के रूप में भी बोल सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में, तीसरा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, 4 नंबर है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में। क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण द्वारा
क्वेश्चन पूछेगा कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलते हैं, अगला है उत्तल दर्पण के उपयोग। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जो हम लोग का गाड़ी होता है उसको पीछे देखने वाला जो आईना होता है, शीशा होता है, उसको क्या कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है उसमें? उत्तल दर्पण को। गाड़ी में जो साइड में मिरर लगा हुआ रहता है पीछे वाले वाहन को देखने के लिए, वो किस चीज का रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। दूसरा है किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है? अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है? तभी हम बताए थे कि अवतल दर्पण की विशेषता क्या होगा? इसमें वस्तु का छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा और छोटा दोनों बनता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। अगला है उत्तल दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण की विशेषताएं, तो पहला है इसमें हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत छोटा और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में क्या होगा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसे कहा जाता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से, मान लो इस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसमें होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक वो याद करने पर दोनों याद हो जाएगा। सिर्फ प्रतिबिंब का परिभाषा याद रखना है और वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों का याद हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसमें जो है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलो, अगला है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब बताए कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और यह जो है
यह जो है हमेशा सीधा बनता है, इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है, कैसा बनता है? सीधा बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलो अगला मेरा टॉपिक है कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन कहा जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं मात्रक होता? तभी बताएंगे कि आवर्धन को जो है m से सूचित किया जाता है। कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है जिसका 2 मीटर का वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है 5 मीटर बन रहा है। 2 मीटर का वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 5 मीटर बन रहा है। और दोनों का अनुपात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। तो 5 मीटर बटे 2 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे? मात्रक हीन कहा जाता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आवर्धन क्या है? मात्रक हीन है। चलो आवर्धन का संकेत क्या होता है? m होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवर्धन का संकेत m बराबर क्या होता है? h2 बटे h1। h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या है? तो वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहता है? आवर्धन कहा जाता है। m बराबर h2 बटे h1। एक और फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस भी बाय यू, माइनस भी बाय यू। भी क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी होता है और वस्तु दूरी यू होता है, वस्तु दूरी यू होता है। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र जो है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र, सूत्र क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहा जाता है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो होता क्या दर्पण सूत्र? 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है। अब इसमें चिन्ह पूछा जाता है, चिन्ह पूछा जाता है। चिन्ह अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में यू हमेशा माइनस और उत्तल दर्पण में भी यू हमेशा माइनस होता है। भी का मान अवतल में प्लस और माइनस दोनों होता है, उत्तल में भी का मान हमेशा प्लस होता है। एफ का मान अवतल में हमेशा माइनस और उत्तल में हमेशा प्लस होता है। चिन्ह परिपाटी भी याद रखना जरूरी है। पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। या पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा? जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। जब अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। चिन्ह परिपाटी के नियम हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में u माइनस भी प्लस माइनस और f माइनस होता है। उत्तल दर्पण में u का मान हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। उत्तल दर्पण में u का मान हमेशा माइनस,
V का मान प्लस और F का मान भी प्लस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए अगला चित्र है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। अवतल दर्पण लिए जिसका मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय पदार्थ का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है अवतल दर्पण। इसको जब गोल करेंगे तो बीच में क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। केंद्र को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, सी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा, एफ, जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तथा दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो सी क्या हो जाएगा, सी है वक्रता केंद्र, एफ है मुख्य फोकस और छोटी एफ क्या हो जाएगा, छोटी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। चलो देखेंगे कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु जो होता है, दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चित्र पर ध्यान देना है, इसमें कुछ चित्र पर ध्यान देना है कि जब जो है, जब किरण दर्पण जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा और वह लौटने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो आपतित किरण दर्पण से टकराकर, आपतित किरण जब दर्पण से टकराता है और प्रधान अक्ष से जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें याद रखना है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो वह कहां से लौटता है, तो कहां से लौटता है, मुख्य फोकस से लौटता है, ठीक है। अब दूसरा चित्र देखेंगे, दूसरा चित्र देखेंगे। इसमें याद रखना है कि अवतल दर्पण में हम किरण को कहां कहां से भेज सकते हैं, अवतल दर्पण में किरण को कहां कहां से भेज सकते हैं। तो पहला है कि प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे, जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजते हैं तो कहां से लौटता है, मुख्य फोकस से लौटता है। दूसरा याद रखना है कि मुख्य फोकस से भेजना है, जब मुख्य फोकस से किरण भेजते हैं तो लौटता है कैसे, समांतर लौटता है। जब मुख्य फोकस से किरण को भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर लौटता है, जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह मुख्य फोकस से होकर के लौटता है। तीसरा चित्र देखेंगे, तीसरा चित्र है कि जब किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वह वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाता है। इसमें तीन चित्र पर ध्यान देना है कि जब अवतल दर्पण में जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, वह लौटता कहां से है, तो मुख्य फोकस होकर के लौटता है। यदि किरण को मुख्य फोकस से होकर के गुजारे तो वह समांतर लौटेगा, और यदि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा प्रकाश तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना कि वस्तु जितना दूर होगा, पर अवतल दर्पण में वस्तु जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना पास बनेगा, ठीक है। और वस्तु जितना पास होगा प्रतिबिंब उतना दूर बनते जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।